छोड़ो, मतलब कारखाने का मजदूर। नारे क्या लगा है? अमेरिकन साम्राज्यवाद, वियतनाम छोड़ो, वियतनाम युद्ध बंद करो। परिणाम क्या निकला? अमेरिकन साम्राज्यवाद को पीछे हटना पड़ा और उसका रिजल्ट क्या आया कि पूरी दुनिया के अंदर मजदूर वर्ग की जो लड़ाई तेज हो रही थी उसको कमज़ोर नहीं किया जा सका। और 1992 के बाद ये जो कमजोरी आई है, उस कमजोरी का प्रभाव क्या पड़ा? आज की तारीख में आपके किसी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के संगठन में देखिए कहाँ तक पहुँच गया मामला। पहले अगर उत्तर प्रदेश में किसी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ कार्रवाई हो जाए और अगर आप नारा दें तो मध्य प्रदेश के अंदर बड़े बड़े प्रदर्शन हो जाते थे। आज सिचुएशन क्या बन गई कि अगर सतना में कोई दमन हो गया तो बालाघाट में प्रदर्शन करने की बात करेंगे तो बालाघाट के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव पूछेंगे यार हमारा क्या लेना देना यार सतना से, या इंदौर का पूछेगा यार ठीक है ना वो सतना वाले लड़ लेंगे, या इंदौर में कोई दमन हो गया। मतलब ये जो वर्गीय स्तर पर जो गिरावट आ रही है ये बड़ी चुनौती है हमारे सामने। और इसका कारण क्या है? इसका कारण व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति नहीं है, परिस्थिति है इसका कारण। इसी साथियों ये जो पूरी दुनिया है, इस दुनिया के अंदर हम लोग आज की तारीख में रह रहे हैं। अभी बात यह है कि ये जो पूरा का पूरा तंत्र है, अब ये पूरा तंत्र जो बन गया है, ये तंत्र संचालित कैसे हो रहा है? इसकी अगर ताकत नहीं नापोगे तो लड़ाई का अंदर भी हम लोग है ना हताशा निराशा के शिकार हो जाएंगे। आपको पहचानना पड़ेगा आज की तारीख में मजदूर वर्ग की आवाज़ को कुचलने के लिए सारा तंत्र पूरी तरीके से तैयार है। अभी 5 अप्रैल को आप लोग भी गए थे, दिल्ली में इतनी बड़ी रैली हुई। अखबार में किसी भी राष्ट्रीय अखबार को में कहीं नहीं आई, नेशनल मीडिया में दिखाया ही नहीं गया उसको। इसका मतलब क्या है कि मजदूर वर्ग की आवाज़ को कुचलने के लिए, विकल्प की आवाज़ को, असली विकल्प की आवाज़ को कुचलने के लिए इतना बड़ा तंत्र काम कर रहा है। एक 2 नंबर, भाई हमारे देश की सरकार हमारे देश की है, पाकिस्तान की सरकार पाकिस्तान की है, बांग्लादेश की सरकार बांग्लादेश की है। आप क्या देखते हैं? विश्व बैंक जो है और मुद्रा कोष वो कह रहे कर्जा लेना है आपको लीजिए, पर शर्तें हमारी माननी पड़ेगी। आपकी संसद से ऊपर है हमारा ढांचा। विश्व बैंक, मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन क्या है? संसद से ऊपर है, सारे देशों की संसद से ऊपर। और उस पर कब्जा किसका है? विश्व बैंक, मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक पर अमेरिका का। और अमेरिका अपनी शर्तें, और अमेरिका की कौन सी शर्तें हैं? अमेरिका अगर ये कहता कि मेरे देश के अंदर 1 करोड़ बेरोजगार नौजवान हैं, मैं शर्त लगाता हूं आपको कि आपको कर्जा देने के साथ मेरे देश के 2 लाख नौजवानों को नौकरी देना पड़ेगी आपको, तो ठीक समझ में आती सर। वो क्या बोलता है अमेरिका? वर्ल्ड बैंक क्या बोलता है? कोई सरकार टैक्स नहीं लगाएगी। कॉमरेड प्लीज, कोई सरकार टैक्स नहीं लगाएगी, टैक्स से खत्म करो, रियायत दो उनको। आप कर्जा लेंगे तो आपको वित्तीय घाटा नीचे लाओ, और डेफिसिट को नीचे लाने का मतलब है गरीबों को मिलने वाली राहत खत्म करो। यह शर्त लगती है। तो आपका रसोई गैस पे सब्सिडी है खत्म, आपकी रेल की यात्रा पे सब्सिडी खत्म, आपके सरकारी अस्पतालों में पैसा लगता है खत्म, आपके सरकारी स्कूलों में सरकारी खर्चा होता है खत्म। आप अगर रोड बनाते हैं, रोड पर चलते हैं लोग, तो क्यों चलेंगे रोड पर? जो रोड पर चलेगा पैसा दो, तो टोल लगाओ। ये यूजर चार्ज वो क्यों? अब वो भाई तुम विश्व बैंक हो, तुम मुद्रा कोष हो, तो तुम हमारे देश की मदद कर रहे हो ना, तो मदद करो ना। नहीं, ये जो अब इस ढांचे के साथ साथ अमेरिका की सैन्य शक्ति, भाई यूक्रेन में चल रहा है, ये क्या है? क्या मामला है यूक्रेन का? यूक्रेन का मामला यूक्रेन की लड़ाई नहीं है, यूक्रेन रूस की। अमेरिका वहाँ यूरोप को अपने पूरे कब्जे में लेकर और रूस को और चीन को अपने कंट्रोल में लाना चाहता है ताकि दुनिया में उसका एक तरफा राज चले, तो इसलिए वो लड़ रहा है। और अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो युद्ध अर्थव्यवस्था है, वॉर इकोनॉमी है वो।
और वहाँ जब युद्ध नहीं होगा तो वहाँ उसके कारखानों में हथियार बनेंगे क्यों? तो उनके यहाँ बेरोजगारी फैल रही है। तो इसलिए उसने कहा कि ये होगा युद्ध, तो एक तो मैं यूरोप को अपने कब्जे में ले लूँगा और साथ साथ में हथियारों की निर्माण के लिए मेरे कारखाने चल जाएंगे, मेरी इकोनॉमी ठीक हो जाएगी। अब इसका मतलब क्या है? साम्राज्यवादी देश अपने आर्थिक हितों के लिए राष्ट्रीय हितों को कुठाराघात करने की अवस्था है। यह साफ साफ बोल देता है वो। क्या है ये श्रम कानून? हमारी कंपनी नहीं आ रही है आपके यहाँ। वो कहते हैं हिंदुस्तान में जाओ तो आंदोलन होता है, हिंदुस्तान में आओ तो लाल डंडा लेके जुलूस निकाल देते हैं। किसी को नौकरी से हटाओ तो नौकरी से हटाने नहीं देते हैं। हर 3 साल बाद तनख्वाह बढ़ाओ, तनख्वाह बढ़ाओ, तनख्वाह बढ़ाओ, ये लड़ाई लड़ते हैं। तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं। अब कौन बोल रहा है? मुद्रा कोष क्या बोल रहा है? आप अपने ये श्रम कानून जो है ना इनको हटाओ। तो लड़ाई अगर हमारी है तो ये परिस्थिति समझना पड़ेगी ना हमको। अगर ये परिस्थिति नहीं समझेंगे तो स्थानीय स्तर के आंदोलनों का परिणाम आ गया खुश और नहीं आया तो दुखी, तो ये मजदूर वर्ग का आंदोलन तो आगे नहीं बढ़ सकता। हम आखिरकार ट्रेड आंदोलन को तो आगे नहीं बढ़ा सकते। इसी साथियों, ये जो है इस सारी सच्चाई का, और दूसरी सच्चाई क्या है जो हमको समझना, अभी वैश्विक स्तर पर महामंदी का दौर चल रहा है। एक बात याद रखिए, हताश होने की जरूरत नहीं। मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप तो पढ़े लिखे साथी है, आपके पास साधन भी है और आप जानकारी भी इकट्ठा कर सकते हैं। आप जानकारी इकट्ठा कीजिए। दुनिया में पूंजीवादी तंत्र आने के बाद जो बड़े परिवर्तन हुए हैं वो आर्थिक महामारी के बाद के दौर में जो लड़ाई शुरू हुई है उसी से आए। तीसरा महामंदी का दौर चल रहा है। पहला दौर 15 से 19 तक, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सोवियत संघ एक ऐसी व्यवस्था के रूप में आया जिसने पूरी दुनिया को दिशा दे दी। 1939, 35 से 39 के बीच, 40 का ग्रेट डिप्रेशन बोलते हैं उसको, महामंदी, अर्थशास्त्री ग्रेट डिप्रेशन बोलते हैं उसको। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, क्योंकि महामारी से, महामंदी से बेरोजगारी फैलती है, बेरोजगारी आती है, महामारी आती है, भुखमरी फैलती है, लोग बुरी हालत में आते हैं। अब ये तीसरी महामंदी का दौर है। इससे पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी का स्तर है, भुखमरी फैल गई, विनाश हो रहा है, लोगों को रास्ता समझ में नहीं आ रहा। अब ये जो महामंदी है, इस महामंदी के खिलाफ भी आक्रोश है और संघर्ष भी हो रहा है। अब ये जो दूसरा बात जो हमें समझना है, 1992 में ट्रेड यूनियंस ने कहा, एफएमआरआई ने भी कहा, डॉक्यूमेंट देखिएगा, 1992 एफएमआरआई ने कहा, क्या कहा? ये जो आप उदारीकरण, भूमंडलीकरण, निजीकरण का ये रास्ता ला रहे हैं, ये विनाशकारी है। इससे रोजगार खत्म होगा, इससे गरीबों की हालत खराब होगी, इससे खरबपति बन जाएंगे बस, एफएमआरआई ने कहा। और बाकी लोगों ने, मीडिया ने क्या कहा? ये इकोनॉमिक पॉलिसी ये सारी बुनियादी समस्या हल कर देगी, ये विकास कर देगी, सारे लोगों को खुशहाल कर देगी। और हमारे लोगों के बीच में नहीं कॉमरेड, बढ़िया नौकरी तो मिल रही है मेरे बेटे को। अरे कॉमरेड, पहले टीवी लाना मुश्किल होता था, अब तो खुले बाजार में मिल रहा है। कैमरे, पहले तो विदेश से कैमरे ले आते थे, बड़ा मुश्किल मिलती थी। घड़ियाँ, ये कंज्यूमर आइटम सब मिल रहे हैं। हुआ आज क्या है? मेरा आपसे आग्रह है कि आप गूगल अंकल की मदद हर चीज़ में लेते रहते हैं, गूगल अंकल की मदद इसमें लीजिए, जो मैं कह रहा हूं उसको वेरीफाई करें। आप दुनिया के हर देश की अर्थव्यवस्था के बारे में पता लगाइए गूगल में, चाहे वो अमेरिका हो, डेवलप्ड कंट्रीज हो, डेवलपिंग कंट्रीज हो, सारे दुनिया की अर्थव्यवस्था समाजवादी देशों को छोड़ के, चीन, वियतनाम, क्यूबा, ये जो मंदी का दौर है, इस मंदी के दौर में संकट है। और इस संकट का रास्ता क्या निकाल रहे हैं वो हल करने का? आम गरीबों पर, मजदूरों पर, मेहनत कशों पर उनके अधिकारों को कम करने, तनख्वाहें कम करने,
उनकी सुविधा छीनने उसके लिए कर रहे हैं पूरी दुनिया में। चलिए जाइए गूगल अंकल पे, देख लीजिए इसको, ये क्या है। एक एमपी MSRU के लीडर के रूप में हमको समझने की कोशिश करना है क्या है ये जो महामंदी आई है, ये महामंदी पूरी तरीके से दुनिया के अंदर तबाही मचा रही है। और इस महामंदी में पूरी तरीके से जो स्थिति बनी है, अटैक कहाँ हो रहा है? अटैक हो रहा है आम मेहनत कशों पर। और इस अटैक में आपको अगर ये थोड़ा सा ये जो मैंने नोट दिया है, मैं उसके बारे में पूरा नहीं जा रहा, मैं आपको इसमें एक आंकड़ा मैं आपको भी देना चाहता हूं। विश्व की जो रिपोर्ट आई है, असमानता रिपोर्ट, वो आपके नोट में है, आप पढ़ लेना उसको। उसके अनुसार भारत में निचले स्तर के आधे से अधिक परिवारों की आमदनी कितनी है? 8,935 रुपया। 8,935 रुपया है, जो बुनियादी आवश्यकता की प्रतिपूर्ति करने के लिए सबसे कम है आधी आबादी की। नंबर 2, 2021 के अंत तक 20 करोड़ अतिरिक्त लोग गरीबी की रेखा के में शामिल हो गए। जो पहले गरीबी की रेखा में थे वो थे, 21 में आते आते ये अब और हो गए। अब जनता की पीड़ा बढ़ गई, लेकिन कॉरपोरेट का जो मुनाफा है वो जीडीपी के 2.6% से 10 साल के उच्चतम स्तर पर है। जीडीपी का 2.63% ये कॉरपोरेट का मुनाफा होगा। महामारी के दौरान हमारे देश में अरबपतियों की संपत्ति 23.14 लाख करोड़ से 100% से अधिक बढ़कर 53.16 लाख करोड़ हो गई कोविड में। ये सोचिए जरा, ये जो रूप आ गया है लूट का, वो क्या रूप आ गया? भाई कारखाना चल रहा है, ये हो रहा है, मुनाफा बढ़ रहा है, यहाँ तो समझ में आया। ये कारखाना बंद है, उत्पादन हो नहीं रहा, लोग मर रहे हैं, भूखे घूम रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, हजारों किलोमीटर पैदल चल के लाखों लोग जा रहे हैं, तो तुम्हारा मुनाफा कहाँ से आ रहा है? और ये रिपोर्ट में आ गया कि आपका 23.14 लाख करोड़ से बढ़ के 53.16 लाख करोड़ रुपए हो गया। और ये जो संकट है, इसके अंदर से आप देखिए क्या किया इन्होंने स्टॉक। नंबर 1, 2016 में वेल्थ टैक्स को खत्म कर दिया। 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स को 30% से घटाकर 22% कर दिया। नए उद्योगों के लिए घटाकर 15% कर दिया। 2014, 15, 21, 22 के दौरान ईंधन संबंधी ये आपके लिए संबंध है। और मूल्य निर्धारण 186% की वृद्धि हुई है। इधर छूट क्या? अंजना क्या देख, वो बाद में देख लेना। 100 मतलब एक तरफ से छूट और दूसरी तरफ आम आदमी का जो कंज्यूमर आइटम है, ये डीजल, पेट्रोल, ईंधन की गैस क्यों महंगी हुई है? किसको फायदा हुआ? ये है वो आंकड़ा। और इसी साथियों, इसका जो पूरा असर हो रहा है वो असर हो रहा है 4 जगह पे। रोजगार के संबंधों को अधिक अनौपचारिक बनाना। अधिक अनौपचारिक बनाने का मतलब क्या है? इनफॉर्मल। इनफॉर्मल का मतलब क्या है? हायर एंड फायर। आप आइए, आज मेरी दवा का आप प्रमोशन कर आइए, बाजार में जाइए, मैं आपको 1,000 रुपये देता हूं। कल जरूरत पड़ेगी तो बुला लूंगा आपको। मैं क्या बोलूंगा? मेरा एक दिन का काम था, एक दिन का मैं मजदूरी दे दी मैंने, अब मैं दूसरे दिन काम नहीं, क्यों मजदूरी दूं उसका? यह इनफॉर्मल को नो परमानेंसी। 2, ढांचागत संपत्ति और प्राकृतिक संसाधनों पर भारी अप्रत्यक्ष कर बोझ और किराए के अन्य रूपों में थोपने के साथ जनता पर प्रत्यक्ष लूट। ये जो आम प्रचलन है, लोगों का दिमाग में अवधारणा है कि ये जो प्रत्यक्ष कर है उसी से सरकार के खजाने में पैसा आता है। ये गलत अवधारणा है। आप यहाँ जो बैठे हैं, मैं जो एक बात बताऊंगा उसके आधार पर दिन में दोपहर में बैठे कैलकुलेट कर लेना। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, कोई भी साथी 3,000 से 5,000 रुपया महीना से कम टैक्स नहीं देता। भले इनकम टैक्स का आपका रिटर्न जो जाता है उसमें निल जाए। कैसे? अगर आपके पास घर में 2 पहिया है कि 2 वाहन है,
4 पहिया का एक वाहन है। औसत पकड़ लीजिए कि आपको पर डे कम से कम 2 से 3 लीटर आप पेट्रोल खर्च करते हैं। 1 लीटर पेट्रोल पर 60 रुपया टैक्स देते हैं। जो भी सामान खरीदते हैं, सुबह बैंक से पैसा निकालो तो भी आजकल वो जमा करने का भी ले लेते हैं और निकालने का भी ले लेते हैं। और सारे आइटम पर जो टैक्स है वो आपको पता है, आप कैलकुलेट कर लेना। अब ये जो बढ़ रहा है, अप्रत्यक्ष लूट बढ़ गई। तीसरा क्या है, उद्योग सेवा बुनियादी ढांचे में व्यापारिक विषयों के बिना ही कम निवेश ज़्यादा मुनाफाखोरी के रास्ते खोले जा रहे हैं। आपके कई स्टार्टअप होंगे, आपके सेक्टर में भी आने नए स्टार्टअप। अब स्टार्टअप जो बना रहे, कम शर्तों पर निवेश, ज़्यादा मुनाफा कमाने की छूट। अब ये निवेश कम, शर्तें कम, मुनाफा ज़्यादा, ये मुनाफा आता कहाँ से? इसके साथ साथ में उद्योगों स्वभाव बुनियादी ढांचे में उनकी ओर से बिना ही कम से कम ये जो इनफॉर्मलाइजेशन हो रहा है, इसका एक आंकड़ा बताता हूँ मैं। 2015-16 से वित्त वर्ष 19-20 के दौरान PSU में, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में, ठेके और स्थायी कर्मचारी की संख्या 86% और 178% की वृद्धि हुई है। अस्थायी कर्मचारियों की, ठेका मजदूरों की, और परमानेंट वर्कर्स की 25% की कमी आई। ये देखिए, और क्या तरीका निकाला इन्होंने? ऑन जॉब ट्रेनिंग्स, लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग एम्प्लॉयज, लर्न व्हेन यू आर अर्न, ठीक है, जूनियर एग्जीक्यूटिव, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, ये तमाम सारी जो तरीके निकाले इन्होंने, इससे इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ सर्विसेज कर रहे हैं। और इसी के लिए ये जो लेबर कोड्स आए गए हैं, वो लेबर कोड्स को इस कंटेक्स्ट में देखिए आप। ये उनकी जरूरत है पूंजीपतियों की कि उन्हें बचने के लिए ज़्यादा मुनाफा कमाना है, तो एम्प्लॉयमेंट पे कम से कम खर्च करना है उनको। इसी साथियों, ये जो पूरा का पूरा मसला है, अब इससे बचने के लिए श्रम की जो लूट है, उसको क्या है एक्चुअली, उसको जरा थोड़ा सा मैं आपके बीच में एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक रिपोर्ट आई, उसमें लिखा है कि 15 से 59 वर्ष के हिंदुस्तान के बारे में का एक भारतीय शहरी पुरुष मजदूर रोजाना 521 मिनट, हफ्ते में 60 घंटे 47 मिनट सीधे तौर पर रोजगार और संबंधित गतिविधियों में खर्च करता है। यह आंकड़ा सीधे तौर पर एक सप्ताह में जो 48 घंटे का जो प्रावधान है, उसे खुला उल्लंघन है। फिर 15 साल से 59 ईयर्स तक का आदमी ऑन एन एवरेज 521 मिनट्स पर डे। भाटिया जी बैठ जाओ यार, ठीक है ना, तो करो उसको, इतना ज़्यादा वो मत करो ना, थोड़ा ज़्यादा ठंडा हो गया तो लोग परेशान हैं। अब ये जो 8 घंटे का काम, 8 घंटे का आराम, 8 घंटे का मनोरंजन, 136 साल पहले जो लड़ाई हुई, जिसका धीरे 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 करके विस्तार हो रहा था, 1886 में शुरू हुआ हमारे देश में, 1948 के 47 में आज़ाद हुआ हमारे देश में। आज तक पिछले 10-15 साल तक ये लागू है, विस्तार हो रहा था। अब क्या हो रहा है? रिवर्स। और कोई कानूनी रुकावट इसके लिए ना आए, इसको सुनिश्चित कौन कर रहा है? इसको संसद, कोर्ट, कचहरी, WTO, विश्व व्यापार संगठन के साथ विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसके साथ साथ साथियों, एक और बहुत दिलचस्प रिपोर्ट आई है जो मुझे लगता है कि आपको सारी चीज़ को समझने के लिए मददगार होगी। वो ये है कि अभी एक हिंदुस्तान का टोटल जो आप देखिए, इसको क्या हम लोग क्या करते हैं? वैल्यू एडिशन। मजदूर वर्ग क्या करता है? वैल्यू एडिशन। कोई कच्चा माल है उसको बढ़ा दिया तो उसको वैल्यू एडिशन कर दिया, आपने बिकवा दिया, उसको वैल्यू को वसूल कर दिया। एक रिपोर्ट आई है, भारतीय उत्पादन क्षेत्र के सकल मूल्यवर्धन के मजदूरी का हिस्सा 1981-81 में 28.5% था, जो 12 और 13 में 11% हो गया है।
समझ रहे बात को? मतलब आपने जो मूल्य संवर्धन किया, तो पहले क्या था कि जो मूल्य संवर्धन में मुनाफा आ रहा है उसका एक हिस्सा मजदूरी के रूप में सरकार मतलब पूंजीपति देता था। वो कितना था? 80-81 में 28% था, 12-13 में 11%, और इसी दौर में मुनाफा का हिस्सा पहले 15.7% था, अब 44.1% हो गया। ट्रेड यूनियन मूवमेंट के लिए यही है बेसिक पॉइंट। आपकी हमारी लड़ाई क्या है? कंपनी जो कमा रही है हमारे जरिए, उसमें से एक हिस्सा हमको दो, यही है हमारी लड़ाई। तो आंकड़ा क्या बता रहा है? 80-81 में अगर 100 रुपये कमाता था कोई पूंजीपति, तो 28.5% बेच स्लैब पर आता था, 12-13 में 11% हो गया। अभी नया आंकड़ा आया नहीं है। अगर नया आंकड़ा जो अनौपचारिक जो चर्चा है उसमें फिगर आया है कि अब 7% रह गया, ये सिर्फ 7%। और जो मुनाफा 53.8% था, वो पूंजीपति का मुनाफा 71 से 74% के बीच में हो गया है। ये है वर्ग, इसको पकड़िए। सरकार की नीति ये है कि अगर आपको वो सरकार की नीति उनकी मदद कर रही है इसमें और हमें रोक रही है कि हम इसके खिलाफ लड़े ना, तो क्या ये लड़ाई, अगर ये सरकार इसी चरित्र की रहती है, मोदी की जगह कोई और आ जाए प्रधानमंत्री, बुनियादी बात ये नहीं है। बुनियादी बात है अगर यही पॉलिसी डायरेक्शन है तो आने वाले दिनों में हमारे सामने जो चुनौतियां हैं वो चुनौतियों को समझने की हमें कोशिश करनी चाहिए। इसी साथियों, ये जो पूरी परिस्थिति बनी है, अब इसमें 3 आइटम ऐसे हैं जो ग्लोबली उनकी पूरा का पूरा थ्रो है उसमें। वो क्या है? नंबर 1, पूंजीवाद को बचाने के लिए श्रम की लूट, जिसका मैंने आपके सामने हवाला दिया। प्राकृतिक संसाधनों की खुली लूट। अब मध्य प्रदेश में आप रेत का क्या हाल है? कंज्यूमर को रेत कितने भाव में मिल रही है, और रेत के माफिया जो है वो क्या कर रहे हैं? मैग्नीज, बालाघाट के लोग देखें, मैग्नीज, कॉपर, आयरन ओर, पानी, सड़क, बिजली, ये जो प्राकृतिक जो है, जो सड़क, बिजली नहीं, ये जो प्राकृतिक संसाधन है जो किसने पहले क्रिएट किए, जरा गौर करिएगा। चतुर्वेदी जी आप भी सुनिएगा थोड़ा सा, बहुत देर से आप नहीं सुन रहे। तो मैंने कह दिया यार मेरी बीमारी है, सब पर नजर रहती है मेरी। हाँ, तो उसमें जो प्राकृतिक संसाधन ये पैदा कैसे हुए? कोल कौन ने पैदा किया? कोई अडानी ने पैदा किया? अंबानी ने पैदा किया? अरे लाखों साल के, करोड़ों साल की प्रोसेस के बाद ये बना है रिसोर्स। तो किसने बनाया? कौन मदद किया इसको? कम्युनिटी। प्रकृति के अंदर जो भी कम्युनिटी थी वो इंटरेक्ट कर रही थी प्रकृति के साथ। तो ये असली ओनरशिप किसकी है इस पर? कम्युनिटी की। किसके लिए इस्तेमाल होना चाहिए? कम्युनिटी के लिए। पानी है, जनता को इस्तेमाल होने दो, रेत जनता के इस्तेमाल होने दो, साधन। अब इन्होंने क्या किया उदारीकरण के दौर में? उदारीकरण के दौर से पहले जितना भी खदानें थीं, रिसोर्स, खनिज था, वो राष्ट्रीयकृत क्षेत्र में था, निजी क्षेत्र नहीं का, वो भी लूटते थे। पर उद्योगपति, इन सरकारों ने क्या किया? ये खनिज संपदा को निजी क्षेत्र के हवाले कर दिया, और जो बची है उसको भी करते जा रहे हैं। स्पेस पर कब्जा कर रहे हैं। वो अमेरिका वगैरह के बड़े बड़े खरबपति है ना, और वो स्पेस टूरिज्म डेवलप करने के चक्कर में वो कर रहे हैं, स्पेस पर कब्जा कर रहे हैं। हमारे देश की सरकार इसरो को हटा के निजी पूंजीपतियों को घुसा रही है उसके अंदर, स्पेस पर कब्जा कर रहे हैं। अब 1 नंबर है श्रम की लूट, जिसका मैंने आपको हवाला दिया। 2 नंबर है प्राकृतिक संसाधनों की लूट, और 3 नंबर क्या है जिसको अगर आप पकड़ेंगे, ये भी ग्लोबल फिनोमेना है। मजदूर वर्ग और आम जनता ने अपनी पूरी मजदूरी के साथ
मेहनत के साथ जो कुछ कमाया है और उसको अपने बुढ़ापे के लिए, जीवन के लिए बचा के रखा है, चाहे वो आपने पीएफ में रखा हो या आपने बैंक में जमा करके रखा हो, क्या हो रहा है? सबको पीएफ को उनको सट्टे बाजार के लिए दे दिया। अंबानी को दे दिया, अडानी को, सट्टा में दाव फेंका और दाव अगर हार गए वो तो बुढ़ापे में आपकी लाठी छिन गई, डूब गया। कोई सरकार गारंटी नहीं ले रही। बैंकों में आम जनता का पैसा जमा है और बैंकों का हाल क्या हो रहा है? ये जो मैंने बताया कि 11 लाख करोड़ का पिछले 7, 10, 8 साल में 11 लाख करोड़ का एनपीए सरकार ने राइट ऑफ कर दिया बैंकों का। पूंजी बढ़ानी नहीं, मत लो। कॉर्पोरेट टैक्स में कमी कर दी। अब ये जो पैसा जमा है आम जनता का, उस पैसे का पर संकट पैदा हो गया। 2008 में अमेरिका का मेल्टडाउन शुरू हुआ था, आर्थिक बदहाली शुरू हुई थी 2008 में। अभी 2023 है, आप गूगल अंकल की मदद लीजिए और देखिए उसमें 2008 के लेवल पर जो इकोनॉमी थी 2008 के, उस पर भी अभी नहीं आ पाई वापस अमेरिका की इकोनॉमी। ऊपर जाना छोड़ो, 2008 के लेवल पर, प्री 2008 के लेवल पर जो इकोनॉमी थी, वो कह रहे थे साल भर में दूर हो जाएगा, 2 साल में दूर होगा। भैया साल भर छोड़ो, 28 से लेके 8 से लेके 23 आ गया, 15 साल हो गए भाई। तो 15 साल में इकोनॉमी रिवाइव नहीं कर पाई। उस समय बैंकें डूबी, बीमा कंपनियां डूबी। अभी क्या खबर आ रही है? गूगल अंकल पर जाओ, पता लगाओ अमेरिका की कौन कौन सी बैंक डूब गई, यूरोप की बैंकों की हालत क्या है, हिंदुस्तान की बैंकों के बारे में तो आपको हम जानते हैं, लूट हो रही है। और सरकार कह रही है कि आपके 5 लाख से ऊपर जो भी जमा है भैया हम नहीं जानते। अगर सर बैंकें डूब गई तो सिर्फ 5 लाख की गारंटी ले रहे हैं हम तो आपकी, 5 लाख रुपये वापस करा दें। 50 लाख है तो 45 लाख भूल जाओ। तो तीसरा तरीका क्या अपना रहा है? ये जनता की जो हार्ड ओन जो संपत्ति है, जो उन्होंने अपने सहारे के लिए की, उसको वो ख़त्म कर रहे हैं। अब इसमें साथियों एक बात और है, वो बात ये है कि भारत में जो मजदूर वर्ग है, लूट के साथ साथ में एक मोटा कैलकुलेशन लगाया गया उसमें कि अगर एक आदमी पूरी तरीके से काम करता है और 70 साल जिंदा रहता है तो 35 साल उसके वर्किंग है। ठीक है, जरा इस फॉर्मूले को समझिए, तभी आपको पेंशन वेंशन का झंझट समझ में आएगा। इसको हम पेंशन क्यों मांगते हैं, वो कहते हैं ऐसा कैसे, काम करा लिया उसके बाद ज़िंदगी भर देते रहेंगे, ये फालतू का आर्गूमेंट आ रहा है। एक्चुअल कहानी क्या है? अगर मान लीजिए कोई 8 घंटे काम करता है और 35 वर्षों की पूरी आय पर निर्भर करता है, 35 साल काम करेगा वो, तो 35 साल काम करने के बाद बाकी जो 35 साल बचे उसके 10 साल तो पहले के, उस 10-15 साल, और बाद के जो 35 साल जब रिटायर हो जाएगा तो 20 साल वो उसके पास है। तो उसके लिए उस पर जो है जिंदा रहने के लिए 35 साल में जो काम करेगा वो, उसमें जो कमाई कर लेगा उसी से 70 साल मतलब जिंदा रहना है उसको, चाहे आप सरकार पेंशन दे दे या आप अपना पेंशन में इन्वेस्टमेंट कर ले, इसी पे आएगा पैसा, और किसी पे तो आएगा नहीं। अब इसमें अगर ये कब है, जब 8 घंटे में आप काम करते हैं तब 35 साल में। अगर आप इसको पकड़िएगा, अगर आप 12 से 14 घंटे काम करा दिया आपने, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 70 साल की आपकी पूरी व्यवस्था के लिए आप कुल मिलाकर 20 वर्षों में ही काम कर लेंगे, अगर 12-14 घंटे काम करते हैं। अब सवाल यह है कि अगर मान लीजिए 20 घंटे में काम कराते हैं और 20 साल में पूरा कर लिए, तो उसमें आमदनी तो आपकी कम हो रही है, उसमें 35 साल में जितनी होती उतना तो नहीं हो रही आमदनी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये सिस्टम चलेगा, पूंजीवाद, यही व्यवस्थाएं चलेंगी और यही व्यवस्थाएं चलेंगी, आप कितना अपन लड़ेंगे क्या होगा, लड़ना तो इसके अलावा रास्ता नहीं है। अगर ये व्यवस्था चलेगी तो आने वाले दिनों में तस्वीर क्या आएगी, ये जो
रोबोट्स, ये जो आ गए, इसके जरिए वो अपने मुनाफों को बढ़ाने के लिए मजदूरों की मिलने वाली मजदूरी और अवेलेबल एम्प्लॉयमेंट दोनों को किल कर रहे हैं। तो फाइनली इस जगह आर्गुमेंट क्या आता है? मजदूर क्या है? अब यहां पकड़िएगा, इस आर्गुमेंट लॉजिकल पकड़िएगा। मजदूर क्या है? आपके हाथ में क्या है? आप अगर कंपनी में काम करते हैं तो आपके हाथ में एक बैग है और एक लिटरेचर है, और आजकल तो वो आजकल सैंपल भी कम कर दिए, आपके सैंपल भी नहीं देते अब तो, सैंपल भी नहीं देते आपको, कम कर दी सैंपल। वो किसके हैं? बैग किसका है? कंपनी का। लिटरेचर किसका है? कंपनी का। उसके अंदर जो सैंपल है वो किसके हैं? कंपनी के। आप क्या करते हैं सर? आप क्या कर रहे हैं फिर? नहीं तो प्रमोशन कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? यही पकड़, यही पकड़ में, यही तो खेल है असली। आपके पास कुछ नहीं है। जो मार्क्स ने कहा ना कि आप तो सरवारा है, आपके पास पाने के लिए पूरी दुनिया है और खोने के लिए कुछ भी, जंजीरों के अलावा कुछ नहीं है। ये जो वो है ना मतलब उनकी सेइंग मार्क्स की, उसको पकड़िए। मार्क्स ने कहा सरवारा के पास खोने के लिए कुछ नहीं, जो बेड़ियां और हथकड़ियां हैं, और पाने के लिए पूरी दुनिया है। क्यों? आपके पास तो कोई टूल ही नहीं है। तो अब आप क्या करते हैं? व्हाट यू आर एग्जैक्टली। हम इस मार्केट में, लेबर मार्केट में आके कहते हैं कि भाई साहब मुझे आप 8 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से मेरी जो श्रम है उसको आप खरीद लीजिए। तो वो क्या कर रहा है? एम्प्लॉयर कर रहा है, वो 8 घंटे का श्रम आपसे खरीद रहा है, या 10 घंटे का, जो भी अब कर दिया। और वो क्या कर रहा है? 10 घंटे का डॉक्टर पे कितने पे गए? अब तो वो आजकल तो मोबाइल में लोकेशन आ जाएगी, कितने गए। मतलब वो 8 घंटे में चूस लेगा आपको, उसके बाद मैनेजर फिर रगड़ेगा आपको, फिर वो गालियां भी देगा, उसके बाद आपका जो मासिक भत्ता है वो रोक लेगा, फिर तनख्वाह आपकी नहीं देगा। ये सब उसके हाथ में। आपके हाथ में क्या है? 8 घंटे का श्रम बेच दिया मैंने, और 8 घंटे के अंदर वो आपको जो मजदूरी मेहनत से जो तनख्वाह देता है उससे 10 गुना वो ले लेता है आपसे। अब इसको लेके लड़े ना आप तो श्रम कानून खत्म। क्यों श्रम कानून खत्म? क्योंकि वो उसको मुनाफा बढ़ाने के लिए हुकूमत काम कर रही है, पूंजीवाद उसके लिए काम कर रहा है। इसी साथियों, ये जो पूरा का पूरा परिस्थिति है, इस परिस्थिति में हमें अब ये समझना है कि लड़ाई किस रूप में जा रही है और कौन है लड़ाई का तंत्र। ब्रेक करने वाले करना, टी ब्रेक 12:30 टी ब्रेक करना है। हाँ, 12:30 तक। हाँ, 7 मिनट। तो साथियों, ये जो है, ये जो पूरा का पूरा मसला है। अब मैं एक ऐसी बात रखूंगा आपके बीच में जिससे मेरा आग्रह आप सबसे कि तो थोड़ा सा आपकी अपनी अवधारणाओं से बचते हुए इसको समझने की कोशिश कीजिए। वैसे और कहीं की मीटिंग होती है तो ये मैं नहीं कहता, पर आपसे ज़रूर कह रहा हूँ, आप अपनी निजी अवधारणाओं को से बचते हुए इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये जो सांप्रदायिकता का सवाल है, ये धर्म से कोई लेना देना नहीं, बाद में इसको क्या करें। आप ग्लोबल लेवल पर एक बात पकड़िए। एक तस्वीर मैंने आपके सामने रख दी कि ग्लोबल लेवल पर ये तमाम बुरी हालत हो रही है। किसकी? पूंजीपतियों की नहीं, मजदूर वर्ग की, आम जनता की। पूंजीपति तो मुनाफे की तरफ बढ़ रही है उनकी, और कोविड में भी लूट मारा उन्होंने। तो वो अडानी साहब की जो के बारे में जो रिपोर्ट आई है, वो तो पढ़ के आपको पता पड़ गया। वह एक जरा सा मकान है, उसमें 12 कंपनियां हैं उनकी। वो 12 कंपनी को पता जिसमें दिया, एक कर्मचारी नहीं है उसमें। वो तो आपने पढ़ ली किस तरह की लूट हो रहा है। सवाल ये है कि इसके खिलाफ प्रतिरोध बढ़ रहा है। जब बुरी हालत होगी तो करेगा क्या? मजदूर लड़ेगा। इसलिए आपको ये जो मैंने नोट दिया है उसको पढ़ेंगे। मैं इसी, चूंकि समय की सीमा है, इसलिए मैं उनमें डिटेल में नहीं जा रहा। चाहे वो लैटिन अमेरिका हो, इवन अमेरिका, अभी एक सर्वे हुआ अमेरिका में कि पूंजीवाद को नापसंद करने वाले कितने लोग हैं? मोर देन 58%। समाजवाद को पसंद करने वाले कितने? अराउंड 50%।
तो पूंजीवाद को पसंद करने वाले कितने हैं? 5-10%। कौन है ये लोग? वर्किंग क्लास। आज से 10 साल पहले स्थिति क्या थी? सब कहते थे मार्क्सवाद यूटोपिया है, समाजवाद दुस्वप्न था, ये कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, अब ये जो ट्रेड यूनियंस के अंदर पिछले अमेरिका का जो एक्सपीरियंस है, पिछले 5 साल से ट्रेड यूनियन में आने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई। ग्रोथ रेट क्या है? 18 से 23% लोग आ रहे हैं यूनियन। वो सब वामपंथी नहीं है, पर उनको ये समझ में आ गया कि जो लूट हो रही है इसके खिलाफ लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और पुराना इतिहास में उनके पास एक्सपीरियंस है कि पहले ट्रेड यूनियंस थी, लड़ती थी, पूरी दुनिया में ट्रेड यूनियंस थी, मुकाबला हुआ, मुकाबले के बाद कुछ मिला, तो उनके पास एक्सपीरियंस है, लोग वापस आ रहे। इस वक्त दुनिया में गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च कौन हो रहा है? मार्क्स, लेनिन, एंगल्स। वो कम्युनिस्ट नहीं है लड़के, पूंजी को सबसे ज़्यादा लोग पढ़ रहे हैं। यानी कि जो अमेरिका के बड़े पूंजीवादी अर्थशास्त्री हैं वो भी मार्क्स की पूंजी पढ़ रहे हैं। वो क्यों पढ़ रहे हैं? यार मार्क्स ने इसके बारे में बताया, तो क्या समाधान क्या है इसका? तो ओवरऑल सिचुएशन क्या बन रही है कि ये जो दमन हो रहा है, पूंजीवाद की लूट क्रूर हो रही है, इसके खिलाफ आक्रोश बढ़ रहा है, लोग संघर्ष के मैदान में आ रहे हैं। एक्सपीरियंस क्या आया? 1992 के बाद जो न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी लागू की, जिससे कहा कि पूरी दुनिया में विकास हो जाएगा, वो फेल हो गई। सारी दुनिया में जब मंदी आ गई, तो मंदी का मतलब क्या है? कि वो फेल हो गई। तो आपने समाजवाद के बाद पूंजीवाद को बचाने के लिए जो नीतियां बना के प्रस्तुत की, जिससे आपने कहा पूरी दुनिया अच्छी भली चंगी हो जाएगी, वो फेल हो गई। तो अब ऑल्टरनेटिव क्या है? तो लोगों को वो विकल्प को ढूंढते हुए संघर्ष के रास्ते के जरिए विकल्प, तो करें क्या इसका? तो इसलिए उन्होंने एक पॉलिसी बनाई है, प्रो कॉर्पोरेट इकोनॉमिक पॉलिसी। गौर से सुनिएगा, प्रो कॉर्पोरेट इकोनॉमिक पॉलिसी, राइट रिएक्शन का कोलैबोरेशन, दूर दक्षिण पंथियों का इसके साथ कोलैबोरेट, ये पॉलिसी चल रही है। इसी आप देखेंगे ट्रंप ने नारा क्या दिया? अमेरिका वासियों को। ब्राजील में ये नारा आया, हिंदुस्तान में क्या नारा आया? कहाँ चले गए सर आप? बैठिए सर, इतनी देर नहीं लगती उसमें, बहुत देर लग गई आपको, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ। तो उसके अंदर जो है, ये पाकिस्तान में मुस्लिम कट्टरपंथी, अरब में मुस्लिम कट्टरपंथी, हिंदुस्तान में हिंदू कट्टरपंथी। हिंदू कट्टरपंथियों के मुकाबले में भी कोई कहा कोई जनवादी नहीं आ रहे, खालिस्तान, मुस्लिम कट्टरपंथी, यानी इनको प्रमोट किया जा रहा है। क्यों? ताकि आपका सारा जो अटेंशन है जनता का इस तरफ हट जाए, बेसिक इश्यूज पर कोई बात ना हो। अरे मैंने आपसे कहा कि आज की तारीख में गैस का सिलेंडर कितना 1200 का हो गया ना, है जो भी 1200 का हो गया, चलो 1200 हो गया, 450 का था मोदी जी के आने से पहले। तो लगभग कितना बढ़ गया? 500 और 700, 750 रुपये बढ़ गया, 750 रुपये बढ़ गया। क्या कोई आंदोलन इसमें हो रहा है? नहीं हो रहा। बेरोजगारी बढ़ रही है, हर बार वो एप्लीकेशन फॉर्म निकालते हैं, करोड़ों फार्म भरते हैं, उसके बाद एग्जाम निरस्त कर देते हैं। कोई आंदोलन हो रहा है? हमें हिंदुस्तान की फौज की एसएसजी कर दी, अग्निवीर लगाए, क्या आंदोलन हो रहा है? जबलपुर जैसे शहर में जिसकी पहचान वहां के संस्थान थे, कौन से? और वो बनाने वाले, है ना, सुरक्षा संस्थान, सुरक्षा उद्योग, आज की तारीख में सबको सरकार, केंद्र सरकार के हाथ से निकाल के कॉरपोरेशन बना दिया। कोई आंदोलन हो रहा है? नहीं हो रहा। अब आप ये कहेंगे कमेंट कोई आता नहीं तो हम क्या करें? सर हाथ जोड़ के निवेदन है, जब कोई प्लेग फैलेगा, लोग मरेंगे, और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अगर उस इलाके में है जिसको मालूम है कि ORS का घोल होता है, ये इससे बच जाएगी।
और लोग अगर 100-200 मर जाएंगे, बाद में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्लेग के दौरान अगर निकलेगी नहीं, तो जिनके घर में मर जाएंगे वो सब घेर के उसको गाली देंगे कि तुझे तो पता था कि ORH का घोल से पिला देते, तूने क्यों नहीं बताया? प्लेग आया, सबसे बड़ी अपराधी तू है। तूने अगर ORH का घोल बता दिया होता तो पता नहीं कितने लोग बच जाते। तो सर, हम लोग ट्रेड यूनियन आंदोलन के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं। हमें मालूम है कि मजदूर वर्ग की ऐसी परिस्थिति के अंदर उसको संघर्ष के रास्ते पर ले जाने की कोशिश करना है, हमको बताना है। ना जाए आंदोलन में, ना आए आंदोलन में। कल के दिन हमारे ऊपर तो कोई उंगली नहीं उठाएगा। एक और याद रखिए कि किसी एक आदमी को हजारों बार मूर्ख बनाना आसान है, सैकड़ों लोगों को दसियों बार मूर्ख बनाना उतना आसान नहीं है। हजारों लोगों को हजारों बार मूर्ख बनाना असंभव है। चाहे आप मोदी जी हो जाए या योगी जी हो जाए या कोई और जी हो जाए, चलेगा, थोड़ा दिन चलता है। इसलिए इस वक्त की परिस्थिति में उन्होंने ये जो रास्ता बनाया है दुनिया में, प्रो कॉर्पोरेट इकोनॉमिक पॉलिसीज और हर देश के अंदर दक्षिणपंथी ताकतें का समीकरण बना के सत्ता चलाने की कोशिश कर रहे हैं, पूंजीवाद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि अगर इसको तोड़े बगैर रास्ता निकलेगा नहीं। अगर इसको तोड़ना है तो तोड़ क्या होगा इसका? तोड़ तो होगा एंटी कॉर्पोरेट इकोनॉमिक पॉलिसी, प्रो कॉर्पोरेट इकोनॉमिक पॉलिसी का विरुद्ध संघर्ष और सांप्रदायिकता का जो गठजोड़ है, इन दोनों को मिला के अगर संघर्ष करेंगे तो रास्ता निकलेगा। प्रॉब्लम क्या हो रही है हमारे साथियों के दिमाग में? नहीं, आर्थिक नीति के खिलाफ तो लड़ो कॉमरेड। ये जो उदारीकरण आ रहा है वो हमारी नौकरी खत्म हो, इसके खिलाफ तो लड़ो कॉमरेड। श्रम संहिता खत्म की जाए, इसके बारे में तो बोलो कॉमरेड। और आप कहेंगे नहीं यार, बिना सांप्रदायिक से लड़े काम जाएगा। अरे कॉमरेड, राजनीति मत करो भैया, ये राजनीति नहीं है, ये तो सच्चाई है जिसको समझना है, वरना लड़ते रहो कॉर्पोरेट्स की करो। अब बताओ ना, मैंने कहा ना कि प्रो कॉर्पोरेट इकोनॉमिक पॉलिसी के आधार पर करोड़ों करोड़ बेरोजगार नौजवानों का छलावा हो रहा है, नौकरियां जा रही हैं, ठेकेदारीकरण हो गया। मतलब मंडीदीप में एक कारखाना, इसमें एक प्रजापति है, टैफे मोटर, 65 परमानेंट हैं, सिर्फ 65 65 ही ना, 65 ट्रेनीज, अप्रेंटिस, ठेका मजदूर मिला के 3000 से ऊपर है, मोर देन 3000। लड़िए, जीत सकते जीत लीजिए, नहीं जीत पाएंगे कॉमरेड। इसलिए ये जो वर्किंग क्लास की यूनिटी बनाना, ट्रेड यूनियन का आखिरी में टी ब्रेक करने से पहले आधा मिनट आपको ये पकड़ना है, ट्रेड यूनियन का या रेडिकल मूवमेंट का या मूवमेंट फॉर चेंज का बेस क्या है। दुनिया में जब मैंने आपसे कहा समाज के अंदर वर्गीय बनावट है, हम एक वर्ग में, सत्ता दूसरे वर्ग की है, तो हमारी पहचान क्या है? मजदूर वर्ग, मेहनत का सवाम, हिंदू मुसलमान नहीं। और वो क्या कर रहे हैं? मजदूर वर्ग को पहचान को मजदूर वर्ग के रूप में पहचान के बजाय हिंदू के पास पहचान, मुसलमान के रूप में पहचान, सिख के रूप में पहचान, ब्राह्मण के रूप में पहचान, ठाकुर के रूप में पहचान, आदिवासी के रूप में पहचान, गौड़ के रूप में पहचान, आदिवासियों में अलग अलग। तो बुनियाद क्या है? हमारी बुनियाद है सबकी साझा जो पहचान है, उसके आधार पर आंदोलन। और उनका मेन क्या है कि ये साझा जो पहचान है, इसको तोड़ के टुकड़े टुकड़ों की पहचान में फंसाओ। तो आप मुझे बताओ सर, अगर आपके मकान की बुनियाद तोड़ दी जाए, बुनियाद तोड़ दी जाए, तो क्या आपका ड्राइंग रूम बचेगा? नहीं बचेगा। आपका स्लीपिंग रूम बचेगा? नहीं बचेगा। आपकी लेटरिन बाथरूम बचेगी? नहीं बचेगी। तो ट्रेड यूनियन मूवमेंट के बारे में हम और आप ये जो चिंताएं व्यक्त कर रहे हैं वो जायज़ हैं, लेकिन जिस तरीके से चिंताएं व्यक्त करते हैं उसका ये मैंने इसे सोचा कि आपको ये बुनियादी बात बताऊं ताकि आपको पकड़ में आए कि ये मामला कहाँ से गड़बड़ हो रहा है।
ये शैलेंद्र शर्मा, संजय तोमर की सक्रियता निष्क्रियता ये खूब है ना, 24 घंटे घूम रहे तो भी नहीं कर पाएंगे इतना, और 24 घंटे सो भी जाए तो और कुछ नहीं होने वाला, गड़बड़ नहीं होने वाला। थोड़ा रोल है इंडिविजुअल का, थोड़ा रोल है। निर्णायक बात क्या है? निर्णायक परिस्थिति। अब ये जो परिस्थिति है, क्या ये परिस्थिति बदलेगी? क्या बदल सकते हैं? अगर बदल सकते हैं तो कैसे बदलेंगे? ये हमारे पास ऑपरेटिव पार्ट है। तो मुझे लगता है कि अभी टी ब्रेक करें, और टी ब्रेक करने के बाद में फिर ये जो ऑपरेटिव पार्ट है, उस ऑपरेटिव पार्ट के बारे में आपसे बात करता हूँ। ठीक है कॉमरेड? और बीच में जिसको उठा और गया, उस मैंने जो कमेंट किया उसके लिए सॉरी, लेकिन अगले सत्र में भी कमेंट करूँगा, इसको समझ के रखें। अनुराग